हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन का पार्ट 3 देखेंगे। पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन का पार्ट 3 देखेंगे। जेपीसी पेपर 1 में विविध सेक्शन है और विविध के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। इतना पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पार्ट 2 में क्या देखें। देखिए, पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग क्या देखें, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक को देखें और उनमें से बहुत सारे देखें कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में क्या क्या पहल किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, भारत के लेवल में क्या प्रयास किया गया है। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में देखें इकोलॉजी देखें, इको सिस्टम देखें। उसके बाद इकोलॉजी को बचाने का बहुत सारे विधियाँ को हम लोग देखें। उसके बाद से देखिए बहुत सारे दिवस को देखें। एक एक चीज़ को हम लोग पार्ट 2 तक अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ते आए हैं। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में क्या देखेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे जैव विविधता का कुछ उसमें पार्ट 2 में रह गया था, उसे हम लोग कवर करेंगे और जलवायु परिवर्तन को देखेंगे। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो नहीं दिखे आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। जेपीसी पेपर 1 में जो विविध है, विविध के अंतर्गत 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना है। मानवाधिकार, गरीबी, बेरोजगारी, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य अभिकरण, साथ ही साथ हम लोग को जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे टॉपिक है। 8 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो टारगेटपुर की ओर से जो विविध का नोट्स है बहुत जल्द कल आ तो परसों प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाएं। बहुत ही कम फी में जो नोट्स है विविध का, इसमें से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 15 क्वेश्चन के लिए जो विविध का पूरी सिलेबस है उसे हम कवर कर रहे हैं। आज अंतिम दिन है, आज हम इसे कवर कर लेंगे और कल या तो परसों अनाउंस कर देंगे कि इससे आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इससे पहले जेपीसी पेपर 2 का वीडियो भी सिलेबस वाइज लगातार अपलोड हो रहा है। जो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को देख सकते हैं। और जो जेपीसी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स है, हम शुरू से ही नोट्स को हम बहुत लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि किसी को जेपीसी पेपर 2 का नोट्स, झारखंड जीके का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, उसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही टारगेटपुर का जो टेस्ट सीरीज है, जो नहीं ज्वाइन किए, बहुत जल्द आप लोग जाके ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि 15 टेस्ट मिलेगा आप लोग को। अब 15 टेस्ट में जितने भी टेस्ट है, प्रत्येक टेस्ट में क्वालिटी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग जल्दी से उस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर संपर्क करें और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं पता कर लें। साथ में जो 15 टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है, 15 सेट में जितने भी क्वेश्चन, अभी तक 11 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। 11 टेस्ट का यदि किसी को क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, उसके लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक को। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। इसे याद रखिएगा, भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र बनाए गए। वन्य जीव अधिनियम 1972 में पारित, उसके बाद इसके तहत भारत में वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 तरह के क्षेत्र बनाए गए। उसमें से पहला देखिए राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान यह पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होता है। 3 प्रकार के क्षेत्र हैं वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए, और उसमें से पहला है राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से सरकार के कैप्चर में होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है। कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। आप लोग याद रखिएगा, 3 तरह के क्षेत्र में पहला देखें हम लोग राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा में देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य निजी कार्यों की अनुमति, सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है। इसमें देखिए, इसमें आप निजी काम कर सकते हैं, निजी, लेकिन इसका सीमा निर्धारण नहीं कि आप इतना ही क्षेत्र तक कर सकते हैं। लेकिन पहला में देखिए पूर्णतः सरकार के अंडर था, लेकिन दूसरा में वन्य जीव अभ्यारण्य में इसमें कुछ छूट मिला है। इसमें छूट कितना मिला है, निजी कार्य कर सकते हैं, मतलब आवास बना सकते हैं, और साथ में इसका सीमा निर्धारण नहीं किया गया। ये नहीं बोला गया कि इतना दूर तक आप निजी कार्य कीजिए, उसके बाद प्रतिबंध है। लेकिन पहला में पूरी तरह से कैप्चर, दूसरा में थोड़ा बहुत छूट मिला है।
अब देखिए तीसरा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसके अंदर कई राष्ट्रीय उद्यान और कई वन्य जीव अभ्यारण्य समाहित हो सकते हैं। तो अभी आप लोग देखें कि 3 तरह क्षेत्र में, पहला राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह सरकार का नियंत्रण है, 105 टोटल है। वन्य जीव अभ्यारण्य कुछ छूट मिला है, कुछ जो निजी कार्य इसमें किए जा सकते हैं। लेकिन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में देखिए इसका दायरा बहुत बड़ा होता है, साथ ही साथ इसके अंदर कई राष्ट्रीय उद्यान और कई वन्य अभ्यारण्य शामिल हो सकते हैं। और कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 532 है, 532। तो अभी हम लोग देखें राष्ट्रीय उद्यान देखिए 105, वन्य जीव अभ्यारण्य 532 और जैव मंडल 18। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए जैव मंडल के प्रमुख क्षेत्र। अभी आप लोग देखें एक जैव मंडल में कई अभ्यारण्य और कई राष्ट्रीय उद्यान समाहित हो सकते हैं। और जैव मंडल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है? संक्रमण क्षेत्र, बफर क्षेत्र और कोर क्षेत्र। आइए एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं कि संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, बफर क्षेत्र क्या होता है और कोर क्षेत्र क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये जैव मंडल क्षेत्र है, इसमें से जो इलाका देख रहे हैं, जो ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, इसे हम लोग संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। बाहरी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है संक्रमण क्षेत्र है। जब इसे अंदर जाएंगे इसके, तो इसके बाद ये वाला इलाका जो देख रहे हैं इसे बफर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बफर क्षेत्र बोलते हैं। और जो अंतिम में बच जाता है इसे कोर क्षेत्र बोलते हैं। तो संक्रमण बाहरी, उसके बाद बफर है और सबसे अंत में जो ये वाला है ये कोर क्षेत्र है। संक्रमण में पूरी तरह से छूट है आवास बनाने और बाह्य क्रियाकलाप करने का। लेकिन जब बफर क्षेत्र में जाएंगे, जब ये वाला इलाका में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए बफर क्षेत्र में आंशिक रूप से, मतलब उसमें छूट मिला है लेकिन कम छूट मिला है। उसके बाद जाएंगे कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र में इस क्षेत्र में किसी भी निजी कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो संक्रमण क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिबंधित है, वहाँ किसी भी तरह का निजी कार्य नहीं किया जा सकता है। बफर क्षेत्र थोड़ा बहुत ढीला दिया गया, उसमें थोड़ा बहुत कुछ निजी कार्य किए जा सकते हैं। और साथ में जो कोर क्षेत्र है, कोर क्षेत्र में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह क्षेत्र किसी भी प्रकार के निजी कार्य नहीं किए जा सकते। तो अभी आप लोग देखें जैव मंडल में 3 तरह का क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र, बाह्य बफर क्षेत्र और कोर क्षेत्र। इसे संक्रमण, इसे बफर और लास्ट में ये वाला बोलते हैं कोर क्षेत्र। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए भारत द्वारा अब तक 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और 18 में से, याद रखिएगा, 18 में से 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। कुल 18 और 18 में से 12 यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो कौन कौन से जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है भारत में यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है उसे देख लेते हैं 12 को। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए नीलगिरी। नीलगिरी जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैला हुआ है और इसे 2000 में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में 2001 में इसे शामिल किया गया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में 2001 में इसे शामिल किया गया। नंदा देवी उत्तराखंड में 2004 में इसे शामिल किया गया। नोकरेक मेघालय में है, 2009 में इसे शामिल किया गया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 2009 में इसे शामिल किया गया। आप लोग एक एक बिंदु को देखते जाए। उसके बाद देखिए पंचमढ़ी के बाद आता है नंबर सिमलीपाल, यह ओडिशा में है, 2009 में इसे शामिल किया गया है। अमरकंटक अचान कुमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका फैलाव है, 2013 में इसको शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इसे 2013 में शामिल किया गया है। अगस्तमलाई तमिलनाडु में है, 2016 में इसे शामिल किया गया है। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2018 में इसे शामिल किया गया है। तो आप लोग अभी देखें कि यूनेस्को के द्वारा कितने जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसे शामिल किया गया। और अंतिम में एक और याद रखिएगा, पन्ना जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसे 2020 में शामिल किया गया है। या आप लोग इसे करंट अफेयर्स के तौर पर भी याद रख सकते हैं, और नहीं तो स्टैटिक्स जी के बन ही गया है। पन्ना को कब शामिल किया गया? 2020 में। और पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो अभी आप लोग देखें भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें से 12 यूनेस्को के द्वारा लिस्ट किया गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। और देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में हेमिस हाई है। कौन सा? हेमिस हाई।
और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन से जिले? साउथ बटन। और कितना एरिया में फैला हुआ है? 0.03 वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे बड़ा देख लिया और सबसे छोटा देख लिया। अब आगे देखते हैं, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, कोई पूछे तो किसी भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड के नैनीताल में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड का कौन सा जगह? नैनीताल। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जितने भी इसमें बिंदु बताए गए सभी को आप लोग ध्यान से सुने और हो सके तो नोट डाउन करें। नोट डाउन नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन में इसका PDF हो, इसका जो कंप्लीट नोट्स है विविध का, उसे हम उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में कुल, आप लोग को पता है, देखिए कुल राष्ट्रीय उद्यान है 105 और वन जीव अभ्यारण्य 543। कितने? 543। तो एक एक करके जो महत्वपूर्ण है उसे देख लेते हैं। देखिए, भारत में कुल 543 वन्य जीव अभ्यारण्य और भारत में बाघ का गणना सर्वप्रथम, देखिए बाघ का गणना कब हुआ? 1972 ईस्वी में। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1973 में। कब आया? 1973 में। और बाघ का गणना 1972 में। तो बाघ का गणना होने के 1 साल बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम आया 1973 में। वर्तमान समय में 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है इंडिया में। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछे तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर रिजर्व क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र भारत का नागार्जुन सागर रिजर्व क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और भारत का टाइगर स्टेट पूछे तो मध्य प्रदेश। भारत का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। और 2010 को भारत सरकार ने बाघ वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। भारत सरकार ने 2010 ईस्वी को बाघ वर्ष मनाने के रूप में निर्णय लिया था। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। याद रखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। अब आगे देखिए, अब देखिए जैव विविधता पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो ओडिशा में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जैव विविधता एवं पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। गिद्ध संरक्षण परियोजना के तहत भारत में गिद्धों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। कौन सा परियोजना? गिद्ध संरक्षण परियोजना के तहत भारत में गिद्धों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। गिद्धों की संख्या में लगातार कमी होने का क्या कारण है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, गिद्धों की संख्या में कमी का क्या कारण है? तो आप याद रखिएगा डाइक्लोफिनोक नामक दवा। अब देखिए डाइक्लोफिनोक क्या है? यह जो दवा है आप लोग को पता है, भारत में जो दुधारू पशु है उसे, भारत में जितने भी दुधारू पशु है उसे एक सुई के माध्यम से दूध उससे निकाला जाता है। दुधारू पशु को सुई दिया जाता है। आपके इलाकों में भी आप लोग देखे होंगे, भैंसा को सुई दिया जाता है तब उससे दूध निकाला जाता है। तो जब सुई देते हैं तो इस सुई में डाइक्लोफिनोक दवा रहता है। और जब अत्यधिक मात्रा में सुई पड़ जाता है दुधारू पशु को तो पशु मृत हो जाते हैं। और वही मृत पशु को कौन खाते हैं? गिद्ध खाते हैं। और गिद्ध जब खाते हैं तो गिद्ध भी उसके चपेट में आ जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, गिद्धों की जो संख्या कमी हो रहा है डाइक्लोफिनोक दवा के कारण। आगे देखिए, गिर सिंह परियोजना 1973 में आया। गिर सिंह परियोजना कब आया? 1973 में। और गिर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया जो गुजरात में है। अब देखिए हुंगल परियोजना। अरे हुंगल क्या है? देखिए एक प्रकार का हिरन है। यह यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरन है। यह केवल कश्मीर के दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में है। इसे कश्मीरी स्टेक के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, हुंगल परियोजना देखिए कश्मीर में शुरू किया गया, कश्मीर के दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। और हुंगुल क्या है? हुंगुल राष्ट्रीय रेंडियर प्रजाति के हिरन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। लाल पांडा परियोजना 1970, थामिन मिर्ग परियोजना 1996, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, गेंडा परियोजना 1987, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975। और भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां विश्व की लगभग 3.3% है। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां
जो जैव विविधता का जो इलाका है, जो सर्वाधिक जैव विविधता इसी इलाका में पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो विश्व की 3.3% है, भारत में पूरे विश्व का 3.3% है। अब भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पूछे तो यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। देखिए पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, सुंदरवन गंगा नदी के किनारे है। अब देखिए कुछ जितने भी राज्य हैं उसमें जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, तो जो अभ्यारण्य उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर से याद रखिएगा हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम, किश्तवाड़ और सलीम अली। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम, किश्तवाड़ और सलीम अली, इतना होगा। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश से एक याद रखना है शीत मरुस्थल। उत्तराखंड से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राजाजी नेशनल पार्क, उत्तराखंड से 3। उसके बाद हरियाणा से सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, हरियाणा से सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। राजस्थान से घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभ्यारण्य और सरिस्का। राजस्थान से घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभ्यारण्य और सरिस्का। आगे देख लेते हैं गुजरात से आप लोग याद रखिएगा गिर वन कहाँ है? गुजरात में, और एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में देखिए पेंच और सह्याद्री, और पेंच जो देख रहे हो मध्य प्रदेश में भी कुछ भाग फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा और पीलीभीत, इसे भी याद रखिएगा। बिहार में बात करते तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। सिक्किम में कंचनजंगा जो भारत का वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी है। असम में याद रखिएगा काजीरंगा, मानस और ओरांग। और काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? बहुत बार पूछा गया है कि काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा वहाँ पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफाद रखना है, और मेघालय में नोकरेक। मिजोरम में डम्फाद रखना है, और मध्य प्रदेश में देखिए पंचमढ़ी, कान्हा, पेच, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पन्ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, देखिए पंचमढ़ी, कान्हा, पेच, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पन्ना। तो आप लोग को याद रखिएगा जो पेच अभी आप लोग देखें महाराष्ट्र में भी है, तो इस तरह याद रखिएगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पेच फंसा हुआ है। तो इस तरह देखिए पंचमढ़ी, कान्हा, पेच और बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो अचान कुमार और इंद्रावती। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अचान कुमार, इंद्रावती। उड़ीसा में बात करें तो सिमलीपाल, भितरकनिका, चिल्का झीरो, सतकोसिया। ओडिशा से इतना याद रखना है, सिमलीपाल, भितरकनिका, चिल्का झील और सतकोसिया। आंध्र प्रदेश से नागार्जुन सागर, तमिलनाडु से मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय पार्क है उसे याद रखना है। केरल में पेरियार और शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं। कर्नाटका में बांदीपुर और नीलगिरी। इतने जितने भी इसमें सब इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं गोवा में देखिए महावीर रिजर्व क्षेत्र। गोवा छोटा सा राज्य है, तो गोवा में एक याद रखना महावीर रिजर्व क्षेत्र। अभी हम लोग पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता से जितने भी प्रश्न तो जितने भी बिंदु है सबको कवर के एक एक करके, इससे बाहर एग्जाम में शायद क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन, क्योंकि हमारा सिलेबस में एक टॉपिक ये भी है पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और क्या जलवायु परिवर्तन। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग अभी तक पर्यावरण सुरक्षा और जैव विविधता से देखें। अब हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन। अभी मेरा यदि लाइव क्लास चलता तो आप लोग से पूछते आखिर जलवायु है क्या, क्लाइमेट से आप क्या समझते हैं। जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं, तो क्लाइमेट से आप क्या समझते हैं। देखिए अभी तो लाइव क्लास नहीं चल रहा है, फिर भी हम बता रहे हैं। देखिए जलवायु और आप लोग डिफरेंस पता कीजिए। पहले मौसम, आप लोग जानते हैं मौसम, और दूसरा आता है जलवायु। तो मौसम क्या है, जलवायु क्या है, देखिए एक एक करके आप लोग समझिए। मौसम जो होता है, मौसम क्षण भर में बदल जाता है। आप लोग गाना भी सुने होंगे, मौसम की तरह सुने होंगे। तो मौसम जो है क्षण भर में बदल जाता है, और जो जलवायु है लंबे समय तक रहता है, लगभग 30 से 35 सालों तक रहता है। तो अभी हम लोग देखें मौसम क्षण भर में बदल जाता है, लेकिन जलवायु लंबे समय तक रहता है। इसी में हम लोग देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, सिंपल शब्दों में समझिए। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिसकी संकल्पना जोसेफ फोरियर ने 1824 में दिया, और पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखिए, पृथ्वी का जो औसत तापमान बढ़ जाता है तो उसका इफेक्ट क्या क्या है। देखिए
यह एक प्राकृतिक क्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैस के द्वारा इंफ्रारेड पृथ्वी पर आते हैं और उसका अवशोषण होता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। चलिए इसे एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हमारा वायुमंडल है और यहाँ पर सूर्य है और वायुमंडल में देखिए अर्थ है, पृथ्वी है। जब सूर्य की किरणें, ध्यान से समझिए, जब सूर्य की किरणें वायुमंडल पर पड़ती है वो तो धरती की सतह से टकरा कर बहुत सारी किरणें वापस भी जाती है। सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती है तो सूर्य की किरणें सतह से टकराकर वापस सूर्य की ओर जाती है, लेकिन उसमें से सभी किरण, सभी रे नहीं जा पाती है। कुछ किरणें CO2 और जल वाष्प के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य की सभी किरणें धरती की सतह से टकराकर वापस नहीं जा पाती है। उनमें से कुछ किरणें जो यहीं अवशोषित होकर रह जाता है, जिसके कारण धरती का जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल यह गर्म हो जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। और इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो CO2 है यही जिम्मेवार है, CO2 ही जिम्मेवार है धरती का तापमान बढ़ाने के लिए। अब आके देखते हैं। देखिए अभी आप लोग देख लिए यह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्या है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस के द्वारा इंफ्रारेड पृथ्वी पर आते हैं और उसका अवशोषण हो जाता है और वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। कारण देखिए, अब इसका कारण देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन सा कारण इसका? ग्रीन हाउस गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है इसका क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन गैस है। इतने सारे इसका जितने भी गैस है इसका इफेक्ट का मूल कारण है। देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है। अभी आप लोग देखें कि ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे है और ग्रीन हाउस गैस का इसमें क्या इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस गैस बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन नहीं है। तो कौन है देख लेते हैं। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है। मीथेन, CO2, CFC, O3 और N2O। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अन्य कारण देखिए, प्रदूषण का बढ़ना, वनों की कटाई, उद्योग धंधे ज़्यादा लग रहे हैं और क्या, वाहनों का धुआं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मूल और अन्य कारणों में से है। अब देखिए कार्बन उत्सर्जन करने वाले प्रमुख देश। सबसे पहले चाइना 30%, दूसरे में याद रखिएगा अमेरिका 15% और भारत 7%। फर्स्ट में चाइना, सेकंड में अमेरिका और भारत 7%, थर्ड नंबर में। तो देखिए अमेरिका है 15% और भारत 7%। यूरोपीय संघ 9%। यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश मिले। अभी हम लोग देखें कि कार्बन उत्सर्जन करने वाले प्रमुख देश। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, पहला पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना, पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जब क्लाइमेट चेंज होगा तो विभिन्न तरह के आपदाएं पृथ्वी को सामना करना पड़ सकता है। भूकंप, सुनामी, तो अन्य प्रकार के जितने भी आपदाएं, बाढ़ ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा जलवायु परिवर्तन होने से। ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर जब पिघलेगा देखिए तापमान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है पृथ्वी के जो ध्रुवों में बर्फ का बड़ा बड़ा हिमखंड है तो वह जो पिघलेगा तो पिघलने से उसका जो पानी समुद्र का जल स्तर में वृद्धि हो जाएगा और समुद्र का जल स्तर जब वृद्धि होगा तो समुद्र के किनारे जितने भी शहर है सब जलमग्न हो जाएंगे। उसके बाद क्या, जैव विविधता समाप्त हो जाएगी, मानव में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने शुरू हो जाएगी और कृषि का नुकसान होगा। आवास भी, इसमें जितने भी आवास है मानव के रहने के लायक जितने भी आवास, उसे भी नुकसान होगा। भूखमरी बढ़ेगा, बाढ़ की समस्या बढ़ेगी। इतने सारे इफेक्ट है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बहुत सारा है। अभी हम लोग देखें ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। अब देखेंगे इसका उपाय क्या क्या किया गया। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजन किया गया, पार्ट 1 में भी बताएं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल के लिए आप लोग पार्ट 1 जरूर देखें। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया रियो में, जो ब्राजील का एक शहर है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल कनाडा में और 2015 में पेरिस समझौता कहाँ पर, फ्रांस में किया गया। तो उपाय भी बहुत किए गए और क्या, भारत के तरफ से भी, भारत की ओर से भी बहुत सारे पहल किए जा रहे हैं, विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाया जा रहा है। तो इसकी दिशा में भारत सरकार भी काफ़ी पहल कर रही है। अब देखिए अर्थ आवर शूट डे, यह क्या होता है? यह प्रत्येक साल अलग अलग दिन होता है। आप लोग नेट में सर्च कर लीजिएगा 2020 का अर्थ आवर शूट डे कब था। अब समझाते हैं कि अर्थ आवर शूट डे होता क्या है। देखिए जिस दिन पूरे वर्ष का संसाधन उपयोग कर लिया जाता है,
इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए 2021 में पृथ्वी के पास 100 संसाधन है उपयोग करने के लिए। 2021 में पृथ्वी के पास 100 संसाधन है उपयोग करने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं, मानव जानते हैं किस नेचर का होता है, इसे 7 महीना में ही खत्म कर देता है। 12 महीना का यह चीज़ है, इसे हम लोग 7 महीना में ही खत्म कर देते हैं। तो 5 महीना का जो एक्स्ट्रा बच गया, अब इसे कौन फुलफिल करेगा? तो जो रखा हुआ पृथ्वी के पास संसाधन वही यूज करेंगे। तो ऐसे में 5 महीना एक्स्ट्रा यूज कर लिए। हम लोग को दिया गया था 100 संसाधन 1 साल के लिए, लेकिन 7 महीना में ही खत्म कर दिए। तो 5 महीना और क्या यूज करेंगे? जो पृथ्वी के पास रखा हुआ संसाधन उसी को यूज करेंगे। तो ऐसे में 5 महीना तो हम लोग एक्स्ट्रा यूज कर लिए। तो इसी तरह जब चलता रहेगा तो पृथ्वी के पास एक दिन ऐसा एक भी संसाधन नहीं बचेगा। अब देखिए अर्थ आवर, यह क्या है? प्रति वर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को रात्रि के 8:30 से 9:30 के बीच मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च महीना का अंतिम शनिवार रात्रि के 8:30 से 9:30। और इसकी शुरुआत देखिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ। और उद्देश्य देखिए जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना और कार्बन उत्सर्जन की कमी करना। तो अभी हम लोग देखें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में लेकर पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से लगभग सभी टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए। बस एक वीडियो और बनेगा प्रदूषण का, उसके बाद यह टॉपिक को खत्म कर लेंगे हम लोग। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।